Hello everyone, welcome back to our channel Language Link Up. Today we are going to study the second chapter of our book Behind the Sound of Music. In this chapter we have two parts. Okay, the part 1 is Evelyn Gilani's and the second part of this chapter is the Shehnai of Bismillah Khan. First we will study the part 1, then after finishing the first part, then we will start the second part of this chapter. So let's start. Before you read, so the narrator is saying, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. तो जो नरेटर है, स्पीकर है, वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि गॉड ने क्या किया है। गॉड ने यहाँ पे एक गर्ल की बात की गई है, ठीक है, एवलाइन जिनका नाम है, उनकी हियरिंग पावर उसमें जा चुकी है इस चैप्टर में जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो उन्हीं के बारे में स्पीकर ने कहा है कि गॉड ने उनकी जो हियरिंग पावर है वो तो ले ली है, बट लेकिन उनको क्या दिया है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है, ठीक है, बहुत अलग से स्पेशल कुछ पावर्स दिए हैं उनको, उनकी एक चीज़ लेने के बदले में। वॉट वी हियर, जो चीज़ हम सुनते हैं वो उसको महसूस करती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, जो चीज़ हम फील नहीं कर सकते वो फील करती है। जो चीज़ हम सुनकर समझ नहीं सकते वो फील करके समझ सकती है। एक ऐसी पावर उसको दी है। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, और यही रीज़न है कि वो जो म्यूज़िक जो प्ले करती है एवलाइन, बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर पाती हैं। Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. So इस चैप्टर में हम एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं जो फिज़िकली डिसेबल है, और किस तरीके से फिज़िकली डिसेबल पर्सन अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल करके अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाता है। इसी स्टोरी को हम समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Rush hour crowds jostle for a position on the underground train platform. A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. अब यहाँ किसकी बात की गई है, एक यंगर गर्ल की बात की गई है जिसकी एज कितनी है, 17 साल की है वो। रश आर क्राउड्स जॉस्टल होता है धक्का मुक्की करना, पुश करना एक दूसरे को, जो भीड़ भाड़ में जो होती है। रश आर यानी कि बिजी टाइम, तो बिजी टाइम यानी उस भीड़ में, उस जॉस्टल में की पोजीशन में, ठीक है। अंडरग्राउंड कहाँ है, स्टेशन है एक, अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म पर वो जो गर्ल है 17 ईयर्स की वो खड़ी है, पतली दुबली सी है, ठीक है। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, यानी जो 17 ईयर्स की एज की है, ठीक है, और वो कुछ हेल्दी नहीं, वो सिंपल सी एक स्लाइट छोटी सी लड़की है। वॉज नर्वस है, एक्साइटेड भी है, मतलब घबरा भी रही है और खुशी भी हो रही है उसको। अब नर्वस क्यों होती है, क्योंकि वो पता नहीं कहाँ जा रही है, वो भी हम आगे चैप्टर में देखेंगे। एक्साइटेड है, वाइब्रेशन सुनती है जैसे ही वो ट्रेन के आने की, तो उसको एक्साइटेड भी होती है और नर्वसनेस भी होती है। इट वॉज हर फर्स्ट डे, अब समझ में आया कि नर्वस क्यों हो रही है, क्योंकि उसका फर्स्ट डे है। यूजुअली जब हम कहीं जाते हैं, जब हमारा फर्स्ट डे होता है, तो हम भी क्या होते हैं, नर्वस होते हैं। कुछ किसी अच्छे काम के लिए जा रहे होते हैं तो एक्साइटेड भी होते हैं, नर्वस, दोनों ही कंडीशन हमारे साथ होती हैं, दोनों ही सिचुएशन हम फेस करते हैं। तो उसका फर्स्ट डे है तो हमें समझ आ गया कि वो नर्वस क्यों हो रही है और एक्साइटेड क्यों हो रही है। सो इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंडन। कहाँ पे है उसका फर्स्ट डे, एक बहुत बड़ी, प्रेस्टिजियस यानी फेमस, एक रिस्पेक्टेड, प्रेस्टिजियस होता है रिस्पेक्टेड, प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी में उसका फर्स्ट डे है, जो किसकी अकेडमी है, म्यूज़िक की, लंदन के अंदर। वहाँ वो जा रही है, वहाँ उसका पहला दिन है, और वो जाते टाइम क्या होती है, नर्वस होती है, एक्साइटेड भी है। एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। डॉन्टिंग होता है डेंजरस, फ्राइटन, एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फार्म। अब वो क्या है, थोड़ी सी डर भी है उसके अंदर। टीनेजर है, छोटी सी एज की है, ज़्यादा टीनेजर समझदार तो होता नहीं है, मैच्योर तो होता नहीं है, ठीक है। वो उसके अंदर क्या है, एक डर भी है अपने आप में। फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, जो कहाँ से, स्कॉटिश फार्म से बिलोंग करती है वो। बट दिस aspiring musician faced a bigger challenge
than most. She was profoundly deep. ये जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन है, यानी जो यंगर गर्ल है, वो कौन है? यही एस्पायरिंग म्यूजिशियन, आगे जाके एक बहुत बड़ी म्यूजिशियन बनती हैं ये, ठीक है। तो ये म्यूजिशियन है, इनको बहुत बड़े बड़े लाइफ में चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। कैसे चैलेंजेस इनको फेस करने पड़ते हैं ये भी हम आगे चैप्टर में देखेंगे। शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ, यानी वो पहले से ही क्या है, डीफ है, सुन नहीं सकती, उनकी हेयरिंग पावर नहीं है। इसके बाद वो किस तरीके से एक फेमस म्यूजिशियन बनती हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है ये, जिस चैलेंज को वो फेस करती हैं। Evelyn Gilani's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting. तो एवलाइन जो है अपनी हेयरिंग पावर धीरे धीरे लॉस करती है, ग्रेजुअली। ये पता कैसे चलता है? व्हेन हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग, उनकी जो मदर है एक बार नोटिस करती हैं कि वॉज रॉन्ग, कुछ ना कुछ चीज़ है जो उसके साथ गलत है, समथिंग इज़ हैपनिंग रॉन्ग विद हर। व्हेन द 8-year-old एवलाइन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, एक बार क्या होता है, उनकी मदर क्या कर रही, वो एवलाइन क्या कर रही होती है, वेट कर रही होती है पियानो को बजाने के लिए। दे कॉल्ड हर नेम, तो उसका नाम बोला जाता है, ठीक है, वो वेट कर रही है, फिर उसका नाम बोला जाता है एवलाइन का। एंड शी डिडंट मूव, और वो हिलती तक नहीं है, उसका नाम बुलाया जा रहा है, वो सुनती नहीं, क्योंकि उसमें सुनाई ही नहीं देता है। आई सडनली रियलाइज, तो उसकी मदर को रियलाइज होता है ये, आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हियर्ड, तो तभी उनकी मदर को रियलाइज़ होता है कि ये क्या है, सुन नहीं पाई है। सेज इज़ाबेल गिलानी, जो उनकी मदर है, ये मदर का नाम है इज़ाबेल, ठीक है, इज़ाबेल गिलानी। ये चीज़ कौन बताता है? उनकी मदर बताती है कि उन्हें कब पता चला कि इनको हियरिंग प्रॉब्लम है, जब वो पियानो के लिए वेट कर रही होती है, फिर उनका नाम लिया जाता है, उनको सुनाई नहीं देता है, तब उनकी मदर को ये चीज़ पता चलती है। For quite a while Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. थोड़े टाइम के लिए क्या कर लेती है एवलाइन, मैनेज कर लेती हैं अपनी जो डीफनेस होती है, उनकी जो डीफनेस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ठीक है, उसको छिपाती हैं दूसरों से, अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होता है, शी वॉज 11, हर मार्क्स हैड deteriorated and her time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist। तो क्या होता है कि अब धीरे धीरे उनकी जो हेयरिंग पावर है वो क्या होता है, बढ़ रही है, वो अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से छिपाना स्टार्ट करती हैं, ठीक है, छिपाए रखती हैं, काफ़ी टाइम तक वो मैनेज कर लेती हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम तक नहीं। जब वो 11 ईयर की होती है, ठीक है, तो ये चीज़ भी सबके सामने आ जाती है, तो उनकी हेडमिस्ट्रेस को भी पता चल जाता है, तो वो उसके पेरेंट्स से, एवलाइन के पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हैं कि आप क्या करें, अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को, एवलाइन को क्या करें, किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएं, ठीक है। तो वो उनकी जो टीचर है एवलाइन की, वो उन्हें, उसके पेरेंट्स को ये सजेस्ट करती हैं। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। तो जो धीरे धीरे उसकी क्या हो रही थी, नर्व डैमेज हो रही थी, जिसके वजह से क्या हुआ, वो टोटली उसकी जो हियरिंग पावर थी वो बिल्कुल अब क्या थी, सुन नहीं सकती थी। पहले तो धीरे धीरे बढ़ रही थी, बढ़ते बढ़ते वो बिल्कुल उसकी जो ये प्रॉब्लम थी बिल्कुल क्या हो गई, बढ़ गई एक लेवल तक, वो बिल्कुल सुनना ही, बिल्कुल उसको बंद, सुनाई देना ही उसको बंद हो गया। तो इट वॉज डिस्कवर्ड, ये बिल्कुल डिस्कवर हो गया कि वो क्या है, अब वो सुन ही नहीं सकती है ये, क्योंकि क्या हुआ, उसकी जो नर्व थी वो बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf। तो जो उसके स्कूल्स के जो टीचर्स थे, जो स्कूल का जो मैनेजमेंट था, उन लोगों ने एवलाइन के पेरेंट्स को एडवाइस किया, सजेस्ट किया कि आप क्या करें, आपकी जो बेटी है ये एक ऐसे स्कूल में फ़िट रहेगी जो जहाँ पर इसके जैसे बच्चे होते हैं, तो वहीं पे आप क्या करें, इसका एडमिशन दिला दें, वहाँ पे और भी डीफ होंगे तो उनके अकॉर्डिंग इसको पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन ये यहाँ के स्कूल के हिसाब से सूट नहीं करती, तो आप इसको यहाँ से ले जाएं। तो वो उसके पेरेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप ऐसे ही स्कूल में इसका एडमिशन कराएं। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलाइन।
तो एवलाइन अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बोलती हैं कि जब ये चीज़ सुनी कि उस स्कूल से निकाला जाएगा, दूसरे स्कूल के लिए सजेस्ट किया जा रहा है, तो ये अपने आप में बहुत शॉकिंग होता है। तो एवलाइन को जब ये चीज़ रियलाइज़ हुई और फिर जब वो डीफ हो गई कम्प्लीटली, फिर उनको सुनाई देना ही बंद हो गया, तो उनके लिए बिल्कुल ऐसा हो गया, बिल्कुल सारी चीज़ें ब्लैक नज़र आने लगी। मतलब ब्लैक नज़र नहीं आने लगी, मतलब उनकी ज़िंदगी से जो रंग होते हैं खुशियों के, वो चले गए एक तरीके से। सडनली एवरीथिंग लुक्ड ब्लैक, तो उन्हें हर चीज़ बेरंग सी नज़र आने लगी, हर चीज़ में वो डिसअपॉइंट होने लगी। लेकिन क्या हुआ, एवलाइन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। इस सब के बावजूद भी एवलाइन ने गिव अप नहीं किया। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, जो एक नॉर्मल लाइफ जो हर इंसान जीता है, जो जिसके पास सारी चीज़ें हैं, गॉड गिफ्टेड हैं, ठीक है, वो अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करता है। तो बिल्कुल उसी इंसान की तरह एवलाइन ने भी क्या किया, एकदम डिटरमाइंड होकर के वो भी क्या करेगी, नॉर्मल लाइफ जिएगी। ये उसने क्या कर लिया, डिटरमाइंड कर लिया, ठान लिया। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, और उसका जो इंटरेस्ट था म्यूज़िक के लिए वो भी उसने कंटिन्यू रखा। वन डे शी नोटिस अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन एवलाइन ने क्या देखा कि एक गर्ल क्या कर रही है, जो जाइलोफोन होता है वो बजा रही होती है, तो वो एवलाइन भी क्या डिसाइड करती है कि वो भी क्या करेगी, वो भी बजाएगी जाइलोफोन को। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर, बट परकॉशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। सभी जितने भी टीचर्स थे, सभी ने क्या किया, उसको डिस्करेज किया कि नहीं बेटा, तुम सुन नहीं सकती हो, हियरिंग पावर तुम्हारी नहीं है, म्यूज़िक में तुम कुछ नहीं कर सकती हो, कोई तुम्हारा करियर नहीं है, कुछ नहीं कर पाओगी तुम। उसको सजेस्ट किया, उसको डिस्करेज किया। लेकिन उन्हीं में से एक परकॉशनिस्ट थे, एक म्यूजिशियन थे, रॉन फॉब्स। उन्होंने क्या किया, एवलाइन के अंदर की जो पोटेंशियल थी उसको पहचाना। ही हैड बिगन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने क्या किया, दो बड़े बड़े ड्रम्स लिए और उन दोनों बड़े ड्रम से दो अलग अलग तरह की जो ट्यून्स होती हैं वो निकाली, नोट्स दिए, और सजेस्ट किया एवलाइन को कि क्या करना है एवलाइन को, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, कि अपने ईयर्स से मत सुनो, कानों से मत सुनो, ठीक है। ही वुड से, ये चीज़ किसने कही, जो रॉन फॉब्स थे उन्होंने एवलाइन को सजेस्ट किया। और क्या कहा कि ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, और क्या कहा कि भाई अपने बेटा अपने कानों से मत सुनो, इसको अपने अदर पार्ट से, अदर ऑर्गन से इसको फील करने की, सेंस करने की कोशिश करो। सेज एवलाइन सडनली, किसे कहा, एवलाइन से। ये सारी एक्सपीरियंस हमें कौन बता रहा है, एवलाइन बता रही हैं। सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे अचानक से क्या हुआ, जब ये एक्सरसाइज बार बार रिपीट होती रही उसके साथ में, तो एवलाइन को क्या रियलाइज़ हुआ कि वो क्या कर पा रही है, फील कर पा रही है उस ड्रम के साउंड को अपने वेस्ट अप, यानी कि जो कमर वाला लोअर पार्ट है वहाँ से फील कर पा रही है, ठीक है, अपनी बॉडी के लोअर पार्ट से वो म्यूज़िक को फील कर पा रही है। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, तो इसी एक्सरसाइज को फॉब्स ने बार बार रिपीट किया। एंड सून एवलाइन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। तो इस तरह से पता चल गया सभी को कि जो एवलाइन है वो क्या कर सकती है, सेंस कर सकती है, म्यूज़िक को फील कर सकती है। जिस तरीके की से इंसान अपने कानों से म्यूज़िक को सुन के प्ले करता है, ऐसे ही वो अपनी बॉडी से सेंस करके म्यूज़िक को प्ले कर सकती हैं, अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट से। I had learned to open my mind and body to sound and vibration। तो एवलाइन अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए हमें बता रही हैं कि उन्होंने म्यूज़िक को कैसे सीखा, कि I had learned to open my mind, मैंने अपना दिमाग खोला, यानी दिमाग से समझा। हेयरिंग पावर तो थी ही नहीं मेरे पास, तो मैंने अपने माइंड का यूज़ किया, अपने बॉडी का यूज़ किया, साउंड को फील किया, वाइब्रेशन को फील किया। द रेस्ट वॉज शीर डिटर्मिनेशन, और बाकी जो मेरे अंदर जो डिटर्मिनेशन था, जो मेरे अंदर जो इच्छा शक्ति थी, उसने और बाकी मेरे हार्ड वर्क ने मुझे ये सक्सेस दिलवाई। तो ये सारा एक्सपीरियंस एवलाइन अपने बारे में हमें बताती है कि किस तरीके से वो एक अच्छी म्यूजिशियन बनी। She never looked back from that point onwards. She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. अब इतना उसने हमें बताया अपनी लाइफ के बारे में, किस तरीके से उनका स्ट्रगल रहा और किस तरीके से उनके हार्ड वर्क ने
उनको एक अच्छे करियर के ट्रैक पर ला के खड़ा कर दिया। शी नेवर लुक बैक, और उसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा कि उनके अंदर क्या कमी है या उन्होंने क्या किया, किस तरीके से स्ट्रगल किया। उन्होंने पीछे अपनी लाइफ में जितनी भी चीज़ें उनके साथ बुरी हुई वो उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखी, ना कभी उनके बारे में सोचा। उस दिन के बाद से शी टूर द यूनाइटेड किंगडम। इसके बाद आगे अपनी लाइफ में वो बढ़ती गई, एक के बाद एक सक्सेस उन्हें मिलती गई। कहाँ पे पहुँची वो? यूनाइटेड किंगडम में, विद यूर ऑर्केस्ट्रा। ये एक म्यूजिशियंस का ग्रुप होता है, ठीक है, इनके साथ यूनाइटेड किंगडम वो पहुँची। बाय द टाइम शी वॉज 16, कितनी एज की थी उस टाइम पे वो? 16 की। इतनी कम एज में वो अपनी करियर में इतना आगे बढ़ गई। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि म्यूज़िक में ही उनको क्या करना है, अपनी लाइफ कम्प्लीटली डिवोट करनी है। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाइएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। तो उस अकेडमी की हिस्ट्री में अब तक किसी ने इतना अच्छा स्कोर नहीं किया था जितना कि उन्होंने किया। एक ऑडिशन में वो गई, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक की बहुत बड़ी एक म्यूज़िक अकेडमी थी, और इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स उन्होंने स्कोर किए। ये अपने आप में भी क्या रहा, हिस्ट्री बनी उस अकेडमी की। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। तो अभी जैसे कि मैंने बताया था, ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन। तो पहले वो इनके साथ वर्क करती थी, लेकिन अब जब वो उनको इतनी अच्छी उनकी एक के बाद एक उनको अचीवमेंट मिल रही है, यहाँ पे उन्होंने इतना अच्छा स्कोर कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे वो आगे बढ़ी, ऑर्केस्ट्रल वर्क से वो निकली, यानी ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन से उन्होंने खुद को थोड़ा सा अलग किया और सोलो परफॉर्मेंस देना, यानी अकेले परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, यानी अपने उस कोर्स के ड्यूरेशन में, जिस कोर्स के लिए उन्होंने अकेडमी में एडमिशन लिया था, उस कोर्स के ड्यूरेशन के अंदर ही बहुत सारे उन्होंने टॉप अवार्ड्स अचीव कर लिए थे। एंड फॉर ऑल दिस एवलाइन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट हीरोइक अचीवमेंट, यानी इतना सब कुछ अचीव करने के बावजूद भी एवलाइन कोई भी अपने आप को कोई भी हीरोइक टाइटल नहीं देना चाहती। इतना अचीवमेंट होने के बाद में भी, इतना अच्छा करियर बनाने के बाद में भी, अपने एक फिज़िकली डिसेबल होने के बावजूद उन्होंने इतना बड़ा जो करियर बनाया म्यूज़िक में, म्यूज़िक के अंदर, इसमें भी वो अपने आप को एक हीरोइक टाइटल देने से बचती हैं। उनका कहना है कि इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। अगर आप वर्क हार्ड करोगे तो आप जो चाहते हो एक ना एक दिन आपकी डेस्टिनेशन आपको मिल ही जानी है। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और इसी तरीके से अपने हार्ड वर्क की वजह से वो भी टॉप पर पहुंची हैं। तो इसमें कोई हीरोइक कुछ नहीं है ऐसा, तो सिंपली मैनर में वो अपने बारे में बताती हैं। द वर्ल्ड्स मोस्ट, आगे वो बताती हैं, द वर्ल्ड मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकॉशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, यानी थाउजेंड्स के हिसाब से उन्होंने मतलब अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट पे प्ले किया है, वर्क किया है, इन सबको यूज़ किया है बहुत एकदम मास्टरी के साथ में, एकदम परफेक्टली इंस्ट्रूमेंट का उन्होंने यूज़ किया है अपनी हियरिंग डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी। उसके बाद भी वो एक कोई भी हीरोइक अचीवमेंट लेने से मना करती हैं। एंड हैक्टिंग इंटरनेशनल शेड्यूल, और इतने इंटरनेशनल शेड्यूल्स उनके होते हैं कि उन्हें बाहर जा कर के म्यूजिशियंस काफ़ी सारे परकॉशनिस्ट के साथ में काफ़ी सारी उनके जो म्यूजिशियन के जो इवेंट्स होते हैं वो अटेंड करने पड़ते हैं, परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, इतना हैक्टिक शेड्यूल वो मैनेज कर पाती हैं, लोगों से बात करती हैं, सब के बावजूद भी कोई हीरोइक टाइटल वो खुद को देने से बचती हैं। It is intriguing to watch Eveline function so effortlessly without hearing. In our 2-hour discussion, she never missed a word. Men with bushy beard give me trouble. She laughed. तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन के बारे में बताया जा रहा है कि एवलाइन जब इस मैन के साथ में डिस्कशन करती हैं तो उस मैन का वो एक सिंगल वर्ड मिस नहीं होने देती हैं। एक सिंगल वर्ड जो वो बात करते हैं वो एक सिंगल वर्ड मिस नहीं करती हैं, सारी बात का वो जवाब देती हैं। इस चीज़ को देखकर जो मैन है वो ट्रबल में आ जाते हैं, यानी कि ये सुन नहीं सकती हैं, इसके बाद में भी ये सारी चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ, जो पूछ रहा हूँ, हर एक बात का जवाब दे रही हैं। तो इस चीज़ को सोचकर जो मैन है वो उसको समझ नहीं आता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो वो इस चीज़ जो बताता है एवलाइन को, तो एवलाइन हंसने लगती हैं उसकी बात पे और बताती हैं वो कि ये कैसे मैनेज कर पाती हैं ये सारी चीज़ें। इट इज़ नॉट, तो क्या बताती हैं, इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स,
इट इज़ द होल फेस। तो वो क्या करती हैं, वो बताती हैं कि वो सिर्फ जो उनके सामने बैठा हुआ इंसान जब बात करता है वो उनके सिर्फ लिप्स को नहीं देखती हैं, बल्कि क्या करती हैं, उनके पूरे फेस को वो देखती हैं, स्पेशली द आइज़, स्पेशली जो आइज़ हैं, ठीक है, आंखों के एक्सप्रेशन से, लिप्स के हिलने से, फेस के एक्सप्रेशन से वो सामने वाले की बात को समझ लेती हैं। She speaks flawlessly with a Scottish lit. My speech is clear because I could hear till I was 11. तो क्योंकि उनकी स्कॉटिश लैंग्वेज क्या है, बिल्कुल फ्लोलेस है, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ वो बात करती हैं स्कॉटिश लैंग्वेज में। वो अपने स्कॉटिश की क्लैरिटी के बारे में बताती हैं कि जब वो 11 की थी तब तो उनको सुनाई देता था, तब उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो उनकी स्कॉटिश लैंग्वेज इसलिए अच्छी है, इसी वजह से वो फ्लोलेसली बात कर पाती हैं। लेकिन इसके अलावा भी और लैंग्वेजेस उनको आती हैं जिनके बारे में उन्होंने बताया नहीं है, ठीक है। दैट डजेंट एक्सप्लेन दैट हाउ शी मैनेज, उनके बारे में वो नहीं बताती हैं कि बाकी लैंग्वेज उनको कैसे आई, क्योंकि उसके 11 ईयर्स के बाद तो उनकी हियरिंग पावर चली गई थी, तो वो ये चीज़ नहीं बताती हैं। टू लर्न, किस तरीके से उन्होंने फ्रेंच सीखी, किस तरीके से उन्होंने जापानीज़ लैंग्वेज सीखी। स्कॉटिश के बारे में बताती हैं, लेकिन ये वो नहीं बताती हैं, बता पाती हैं कि वो इन्होंने ये जो फ्रेंच लैंग्वेज सीखी या किस तरीके से उन्होंने मैनेज किया, जापानीज़ सीखी तो कैसे मैनेज किया उसको सीखना। As for music, she explains, it pours in through every part of my body। जैसे कि म्यूज़िक की बात है उनकी लाइफ में उनके लिए, तो बताती हैं जो म्यूज़िक है वो उनकी पूरी होल बॉडी पार्ट से मतलब ट्रांसफ़र होता है उनके अंदर। इट पॉर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, यानी कि हाथों से, आँखों से, हर मतलब म्यूज़िक की वो इतनी बड़ी लवर है कि उनकी जो बॉडी है वो अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती है म्यूज़िक को। इट टिंगल्स इन द स्किन, यानी उनकी स्किन से भी म्यूज़िक ही झलकता है। माई चिक बोन्स, उनके जो चिक्स बोन्स हैं उनसे, एंड इवन इन माई हेयर, यानी बालों तक के वो बताती हैं कि बाल भी क्या है उनकी हेल्प करते हैं उनकी म्यूज़िक को परफॉर्म करने में। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips। जब वो xylophone प्ले करती हैं तो बताती हैं कि जो उनकी साउंड होता है वो उनकी फिंगर टिप पे रहता है। जो स्टिक से जो xylophone बजाते हैं, जो प्ले करते हैं, वो जो साउंड्स हैं उनकी फिंगर टिप्स पे रहता है। By learning against the drums, she can feel the resonance flowing into her body। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs। आगे बताती हैं वो कि by learning against the drums, अगर बात करें ड्रम्स की, she can feel the रेजोनेंस होती है गूंज, ठीक है। तो वो ड्रम की जो गूंज होती है, जो साउंड होता है, वो फील करती हैं अपनी बॉडी से। कैसे फील करती हैं, वो क्या करती हैं, अपने प्लेटफॉर्म पे जाने से पहले क्या कर लेती हैं, अपने शूज़ को रिमूव कर देती हैं ताकि उन्हें ठीक से वाइब्रेशन फील हो सके, ठीक है। उस वाइब्रेशन की वजह से, क्योंकि वुडन प्लेटफॉर्म होता है वहाँ, ठीक है, तो उसके वजह से वो क्या कर देती हैं, शूज़ रिमूव कर देती हैं ताकि वो अपने पैरों से, अपने फीट से, ठीक है, वाइब्रेशन को फील कर सके और अपने म्यूज़िक को अच्छे से परफॉर्म कर सके। ये वो बताती हैं अपनी लाइफ के बारे में, अपने म्यूज़िक करियर के बारे में। आगे बताती हैं, नॉट सरप्राइजिंगली एवलाइन डिलाइट्स हर ऑडियंस। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award। तो नॉट सरप्राइजिंगली, ये सरप्राइजिंग नहीं है एवलाइन के लिए। एवलाइन बताती है बहुत खुशी खुशी अपनी ऑडियंस को। इन 1991 में क्या होता है, शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी। तो ये फिलहार्मोनिक सोसाइटी यानी कि जो म्यूजिशियन की एक सोसाइटी होती है, ठीक है, वो वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो जहाँ पे उनको क्या मिलता है, एक सोलो परफॉर्मेंस का एक अवार्ड मिलता है। सेज मास्टर परकॉशनिस्ट जेम्स, तो उनके बारे में मास्टर कौन, जो परकॉशनिस्ट के जो मास्टर हैं वो जेम्स बैलेट्स, वो बताते हैं एवलाइन के बारे में कि गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये जो स्पीच थी हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, उसी यही वाली स्पीच है जो ये जो परकॉशनिस्ट के जो मास्टर हैं, उस ग्रुप के जो मास्टर हैं, ठीक है, उन्होंने कही है एवलाइन के बारे में कि गॉड ने क्या कर लिया, उनकी हियरिंग पावर ज़रूर ले लिया, लेकिन इसके बदले में उनको बहुत स्पेशल कुछ दिया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ दिया है। बट वी हियर शी फील्स, और क्या बताते हैं कि जो चीज़ हम सुनते हैं वो उसको फील करती है।
फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, यानी कि जो हम सुनकर फील नहीं कर सकते वो अपनी सिर्फ स्किन से, अपने बॉडी से, अपनी बॉडी के पार्ट से, बॉडी ऑर्गन से फील कर सकती है, जो हम सुनकर नहीं कर सकते. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली. और यही रीज़न है कि वो म्यूज़िक को बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर पाती है. Eveline confesses that she is something of a workaholic. I have just got to work often harder than classical musician. एवलाइन ये चीज़ एक्सेप्ट करती हैं, चीज़ बताती हैं कि वो क्या है, एक वर्कहॉलिक, यानी उन्हें बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा काम करती हैं वो. ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, यानी क्लासिकल म्यूजिशियन जो होते हैं उनसे भी ज़्यादा हार्ड वर्क उन्हें करना पड़ता है. इसके अलावा लेकिन इस सब का जो इतना जो हार्ड वर्क है, इसका रिवॉर्ड भी क्या है, अपने आप में बहुत इनॉर्मस है, बहुत बड़ा है. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, यानी उनके रेगुलर कंसर्ट जो होते रहते हैं, ठीक है, इसके अलावा एवलाइन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स. इसके अलावा वो क्या करती हैं, फ्री कंसर्ट्स भी देती हैं प्रिजन्स के अंदर, जेल के अंदर एंड हॉस्पिटल्स के अंदर. एंड शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन. और जो यंग म्यूजिशियन होते हैं, ठीक है, आने वाले जो म्यूजिशियन है, जो अपनी एक बाद में क्या हो जाएंगे, इन फ्यूचर एक अच्छे म्यूजिशियन कहलाएंगे, उनको भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं, उनको भी उनसे भी बीच बीच में मिलती रहती हैं. एने रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर अ डीफ चिल्ड्रन सेज. तो एक फंड, एक डीफ चिल्ड्रन का एक फंड है, ठीक है, क्या नाम है इसका, एने रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड, ठीक है. तो वो बताते हैं इनके बारे में कि शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर अ डीफ चिल्ड्रन. तो ये जो वहाँ पे उस के अंदर जो डीफ बच्चे हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, तो उन बच्चों के लिए जो एवलाइन है एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि वो भी क्या है, सुन नहीं सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो क्या है, एक बहुत अच्छी म्यूजिशियन है. तो उसको सुनकर, उसको देखकर उन बच्चों के मन में भी काफ़ी सारी जो डिज़ायर्स हैं, वो भी सोचते हैं कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं. दे सी दैट देयर इज़ अ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो. तो उसको देख करके वो सोचते हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जो हम नहीं कर सकते, या जो हम जा नहीं सकते, या अपना करियर नहीं बना सकते, या अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते. और वो भी क्या करते हैं, मोटिवेट फील करते हैं एवलाइन को देखकर. Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. तो जो एवलाइन ग्लैनी ऑलरेडी अपनी एज से दोगुना उन्होंने अचीव कर लिया है, ना कि सिर्फ परकॉशन में, ऑर्केस्ट्रा में, दोनों में ही उन्होंने क्या किया है, अपना करियर बहुत ज़्यादा ग्रो कर लिया है. उनके करियर की बहुत ग्रोथ हुई है, उनकी एज से ज़्यादा, दोगुना ज़्यादा. एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग. और उन्होंने साबित कर दिया है एक के बाद एक अचीवमेंट हासिल करके कि उनके अंदर कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है, यानी डिसेबल होने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप में क्या कर दिया है, लोगों को दिखा दिया है कि हाँ, वो भी कुछ कर सकती हैं अपने डिटर्मिनेशन से और अपने हार्ड वर्क से. शी हैज़ इवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकेप्ड. यानी उन्होंने सिर्फ खुद में ही अपने आप को भी एक इंस्पिरेशन अपने आप में भी देना होता है ना, इंस्पायर रहना. खुद तो इंस्पायर रही ही हैं अपने आप में, और दूसरों को भी इंस्पायर करती हैं. दूसरे जो हैंडीकैप्ड हैं वो उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं और सोचते हैं कि अगर ये कर सकती है, इफ़ शी कैन डू इट देन वाई वी कैन नॉट, तो हम क्यों नहीं कर सकते. एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू द मिलियंस. और इस तरह से वो बहुत सारे लोगों को क्या करती हैं, प्लेजर देती हैं, ठीक है. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, और बहुत सारे लोग उनसे उनके म्यूज़िक से, उनके म्यूज़िक कंसर्ट से क्या करते हैं, इन्जॉय करते हैं अपनी लाइफ को, और उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं. सो दिस इज़ अबाउट द चैप्टर, जिसमें हमने एवलाइन ग्लैनी के बारे में समझा कि किस तरीके से उनकी हियरिंग पावर धीरे धीरे चली गई जब वो छोटी थी, और किस तरीके से उन्होंने हार नहीं मानी, और उनके जो हार्ड वर्क ने, उनकी जो डिटर्मिनेशन ने उनको किस तरीके से उनकी ट्रैक पर, जिसको वो अचीव करना चाहती थी, उस ट्रैक पर बनाए रखा. और इस तरह से उनकी जो करियर में जो वो बनना चाहती थी, एक म्यूज़िशियन बनना चाहती थी, उन्होंने अपने करियर में अपने इस अचीवमेंट को हासिल कर लिया. दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द साउंड ऑफ द म्यूज़िक. ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है विच वी हैव कंप्लीटेड. द सेकेंड पार्ट वी विल स्टार्ट सून, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान. टिल दैट बी विद मी, बी विद माई चैनल.